हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एडवर्ड एक बार फिर से आप लोग के बीच में एक विषय को लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बना चुका हूं, फिर भी मैं आपको सैमसंग इन्वर्टर फ्रिज के बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, डिजिटल सैमसंग है, 10 ईयर्स की वारंटी है। इसका भी कंप्रेसर और पीसीबी फेलियर हो चुका है और मैं इसमें गोदरेज का जीवन मैं लगा के दिखाऊंगा और इसमें जो बातें करूंगा आप इस वीडियो में ध्यान देंगे, पर मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये ऐसा वीडियो मैंने लास्ट एलजी में भी करके दिखाया है और अभी भी मैं वही प्रक्रिया से आपको करके दिखाऊंगा। जैसे कि आजकल जो आ रहा है R600 ए रेफ्रिजरेंट आ रहा है दोस्तों, और ये कहो बहुत ही कम चार्ज होता है। इसमें 30 ग्राम 29 ग्राम ओनली रेफरेंट चार्ज होता है। जैसे कि मैं स्टिकर में दिखा रहा हूँ, आप कभी भी काम करते हैं स्टिकर को देख के वेट करके आप रेफ्रिजरेंट को चार्ज करिए। आज इसमें बहुत सी चीज़ों के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो हम टेक्नीशियन भाई जो गलतियाँ करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं R600 का जो भी रेफ्रिजरेटर हो, जो भी एप्लीकेशन है, उसमें हमको कैसे कार्य करना है। तो उसको जैसे भी अपन को गैस को रिमूव करना है, सबसे पहले आप ड्रायर फिल्टर को काट लीजिए और ड्रायर फिल्टर काटने के बाद भी जितना भी अपना पाइपलाइन है उसको मैं इसलिए काट रहा हूँ, कैपिलरी ट्यूब से भी काट सकता था पर मैं इसलिए काट रहा हूँ, हम यहाँ पर काट के दिखा रहे हैं कि कहीं कैपिलरी हमारा जो लॉस नहीं होना चाहिए। तो अपन इसको कैपिलरी से भी काटेंगे, कैपिलरी ट्यूब कटर से। अब देखिए, हम ट्यूब कटर की सहायता से चार्जिंग लाइन को भी काटेंगे, चार्जिंग लाइन को भी यहाँ से काट लेंगे क्योंकि ये हाई फ्लेमेबल गैस है, अधिक ज्वलनशील गैस है दोस्तों। तो इसको बड़े सावधानी से कार्य करेंगे, जैसे कि और भी वीडियो में मैंने बताया है और जिस प्रकार से हम सेफ्टी में बताया हूँ, हर बार सेफ्टी में ही हमको काम करना है। और बाहर हो सके तो जितना हो सके आप बाहर इसको कार्य करिए और रेफ्रिजरेंट को बाहर ही डिस्चार्ज करिए। और अगर कस्टमर है तो उसको 2 से 3 मीटर की दूरी में उनको बोल दीजिए कि यहाँ से हट के काम करें। अब इसको कोई भी ब्रेजिंग जहाँ पर हुआ है उसको आप ट्यूब कटर से ही काटेंगे, इसको फ्लेम लगा के नहीं खोलेंगे। अगर फ्लेम लगा के खोलना है आपको तो कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट वेट करिए। अगर नहीं है आपके पास समय तो आप दोस्तों उसको ट्यूब कटर से काटिए। 4 बोल्ट रहते हैं दोस्तों, स्पैनर की सहायता से चारों बोल्ट को 13 नंबर का लगता है, उससे आप खोल के इसको रिमूव कर लीजिए। जितने भी जगह है उस सबको अपन बारी बारी ट्यूब कटर से काटेंगे और जिस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ ये सब पाइप को हम ट्यूब कटर से काटेंगे। और उसके बाद अच्छे से फाइलिंग करने के बाद फिर हम आगे की प्रक्रिया में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम बिना फ्लैशिंग किए हम इस सिस्टम को काम करेंगे। तो दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप मैं ये दिखाऊंगा और कुछ बातों को मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हम जब भी कार्य करते हैं तो हमारा मुख्य पार्ट जो होता है, जो हमको फ्लैशिंग करना चाहिए, अगर हमारे पास ड्राई नाइट्रोजन गैस अगर हमारे पास नहीं है तो आप कभी भी कंप्रेसर की सहायता से बिल्कुल भी आप फ्लैशिंग करने की कोशिश मत करिएगा। हम साइट में काम कर रहे हैं, हमारे पास अभी ड्राई नाइट्रोजन गैस नहीं है, मेरे पास है, पर मैं ये वीडियो मेरा बनाने का फिर से एक मकसद है कि मैं इसमें कैसे कार्य कर रहा हूँ, ये चीज़ को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। हर पाइप को आप अच्छे से रेतमल की सहायता से एम्ब्री पेपर से अच्छे से घिसिए और घिसने के बाद देखिए, ध्यान देंगे, कंप्रेसर जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके जो सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन और डिस्चार्ज लाइन में जो रबड़ लगे होते हैं वो रबड़ को बिल्कुल नहीं खोलेंगे जब तक हम पूरा जब तैयारी ना हो जाए, तब तक हमको बिल्कुल नहीं खोलना है, क्योंकि 1 मिनट भी हमारे लिए सिस्टम के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और जैसे कि हम कंप्रेसर चला के फ्लैशिंग करते हैं तो उससे हमारा क्या हानि होता है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हम 1 मिनट भी हम सिस्टम में फ्लैशिंग कर रहे हैं कंप्रेसर स्टार्ट करके तो वो हमारे सिस्टम के लिए काफ़ी हानिकारक होता है और हवा में काफ़ी नमी होता है। नमी होने के कारण दोस्तों देखिए कि
देखिए हम कैसे ब्रेजिंग करें ये बता रहा हूँ। जो हमने डिस्चार्ज पाइप को खोला है और डिस्चार्ज पाइप को तुरंत फाइलिंग करके हम रखे थे, तुरंत डालने के बाद और हम तुरंत उसको ब्रेजिंग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार का आपको प्रैक्टिस करना है। और लगभग लोगों का क्वेश्चन नॉइस आता है, साउंड आता है गोदरेज कंप्रेसर में, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। आपके अगर गुड प्रैक्टिस में काम करेंगे तो ऐसे कोई नॉइस कुछ नहीं आएगा। इसमें आगे मैं आपको बताते जाऊँगा। जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा था कि हम कंप्रेसर को स्टार्ट करके अगर फ्लैशिंग करते हैं तो हमारा जो कंप्रेसर 2850 आरपीएम में रनिंग करता है दोस्तों, और 1 मिनट में कम से कम हमारा सिस्टम में 3 से 4 ml मॉइस्चर चला जाता है। और वो मॉइस्चर बाद नमी बनने के बाद वो पानी में तब्दील हो जाता है और वो हेड में और बाकी सिस्टम में बैठ जाता है। और कैपलरी बहुत बारीक महीन पाइप होती है दोस्तों, वहाँ जाके ये रुक जाता है। और उस रुकने के बाद हम टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, एंटी मॉइस्चर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये एंटी मॉइस्चर डालने का कोई सिस्टम ही नहीं है। और पहली बात, और ये बैन है दोस्तों। और जैसे CTC भी बैन हो चुका है, काफ़ी समय से बैन है दोस्तों। आगे मैं आप लोगों को वीडियो में और भी बहुत सी चीज़ों को प्रैक्टिकली और थ्योरिकल समझाने की बड़ी कोशिश करूँगा। और जैसे देख रहे हैं आप, 1 बाय 1 हम क्या कर रहे हैं, इसमें ब्रेजिंग कर रहे हैं। और ब्रेजिंग जब कर रहे हैं दोस्तों, तो मैंने आपको पहले बताया था पूरी तैयारी के साथ करेंगे। हम एक भी रबड़ को कंप्रेसर का नहीं निकाले हैं और सिस्टम से काम कर रहे हैं। अगर आपके पास नाइट्रोजन गैस है तब ही आप उसको फ्लैशिंग करिए, अन्यथा आप कंप्रेसर चला के बिल्कुल भी नहीं करेंगे फ्लैशिंग। तो जिस प्रकार से हमने सारा पाइपलाइन को अपन अच्छे से ब्रेजिंग करने के बाद, और आप एक बार लीक टेस्ट ज़रूर करिएगा। और जैसे कि मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ, लीक टेस्ट करना अनिवार्य है। और अगर हमारे पास नाइट्रोजन गैस नहीं है तो भी हम अपन पूरी गुड प्रैक्टिस में काम करेंगे। तो इसको कैसे कार्य करें इसके बारे में मैं दिखा रहा हूँ। जिस प्रकार से मेरे पास डबल स्टेज का वैक्यूम पंप है, डबल स्टेज वैक्यूम पंप ही एक सही कारगर है हमारे रेफ्रिजरेशन के लिए दोस्तों। ये कम से कम हमको माइक्रोन में काम करना पड़ता है। तो ये हमारा जो वैक्यूम पंप है 150 माइक्रोन का है। तो दोस्तों कम से कम अगर 300-400 माइक्रोन भी हमारा सिस्टम में आता है तो हमारा ये गुड प्रैक्टिस में कहलाता है दोस्तों। जैसे कि हम इसको डबल स्टेज वैक्यूम पंप से हम वैक्यूम कर रहे हैं और मैनीफोल्ड भी गेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई प्रेशर से हाई और लो वाले मीटर जिस प्रकार से देख रहे हैं दोस्तों। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे LG में मैंने बताया था उसी प्रकार से ये वायर है, दो वायर जाएगा, एक स्विच के लिए जाएगा, थर्मोस्टेट स्विच के लिए जाएगा, और एक स्विच जाएगा बल्ब स्विच के लिए जाएगा दोस्तों। तो इसकी कंटिन्यूटी से भी अपन चेक कर सकते हैं। आपके पास अच्छा क्लैम मीटर होना चाहिए, से कंटिन्यूटी चेक होगा। एक जाएगा स्विच में और एक रिटर्न आएगा, तो वो आपका होता है थर्मोस्टेट स्विच का है। और एक न्यूट्रल है, ब्लैक कलर का न्यूट्रल है, और रेड वाला वो जो है वो बल्ब स्विच के लिए दिया गया है। तो ऐसे आप क्लैम मीटर से ट्रेस करिए, और ट्रेस करने के बाद फिर हमको इसको वैक्यूम करेंगे। वायरिंग हो रहा है, फिलहाल हमारा वैक्यूम भी हो रहा है इसी बीच में। और जब हम दोस्तों वैक्यूम करते हैं तो उसका समय लगता है, और समय मायने नहीं रखता, पर हमारे पास माइक्रोन में हमको माइक्रोन डिजिटल मीटर से हम उसको माइक्रोन को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे पास हो तो काफ़ी कॉस्टली होता है, हमारे पास अगर नहीं है तो हम डबल स्टेज का पैम्प से अच्छे से वैक्यूम करेंगे। और वैक्यूम करने तक हम इस वायरिंग को पूरी ट्रेस कर लिए, और ट्रेस करने के बाद इसकी वायरिंग को फाइंड आउट कर लेंगे। और फाइंड आउट करने के बाद सारे कंप्रेसर में अपन लगाकर चेक कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों ये देख रहे हैं, और मैं पूरा ट्रेस करने के बाद अपन इस वायरिंग को करने के बाद अपन जो आगे का कार्य करते हैं। वैक्यूम होते समय तक हम बहुत सी चर्चाएं करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। जब हमारा अच्छे से वैक्यूम होगा तो हम दोनों तरह से वैक्यूम कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे कंप्रेसर की ओर भी सक्शन पाइप में हमने लगाया, चार्जिंग पाइप से लगाकर हम इसका वैक्यूम कर रहे हैं। और ड्रायर फिल्टर में भी हम लगा के ड्रायर फिल्टर से हम वैक्यूम कर रहे हैं। हमारा कंडेंसर कॉइल से भी हो रहा है और एवापोरेटर कॉइल से, दोनों साइड से मैं वैक्यूम कर रहा है। मेरे पास नाइट्रोजन गैस अभी नहीं है साइड में। अगर हम साइड में हमको कार्य करना है तो इसी प्रकार से काम करना है। देखिए हमने पूरे कनेक्शन पूरा प्रॉपर वे में हम कर चुके हैं, और आगे
मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि आप अगर कंप्रेसर से अगर करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं और उस कंप्रेसर की लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। एंटी मॉइस्चर पूरा ऑयल को फाड़ देता है दोस्तों और ख़राब कर देता है। इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए। ये बार बार मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस बातों को ध्यान दीजिए। हमें गुड प्रैक्टिस में काम करना है, जितना हो सके हमको अच्छा देना है, परफॉर्मेंस अच्छा देने के लिए पूरे सिस्टमेटिक हमको काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं हर चीज़ को, हर छोटी छोटी चीज़ को हर वीडियो में बताने की कोशिश में लेता हूँ। मेरी काफ़ी वीडियो है जो रेफ्रिजरेटर के में है, तो रेफ्रिजरेटर हो या एयर कंडीशनर को भी सिस्टम हो दोस्तों, उस सिस्टम में सबका एक ही प्रिंसिपल है, एक ही सिस्टम है। फ्लैशिंग अगर करते हैं तो नाइट्रोजन गैस से ही करना है, ड्राई नाइट्रोजन गैस से। अगर आपको नहीं है साधन नहीं है तो आप वैक्यूम मत करिए, डबल स्टेज का वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करिए और दोनों साइड से वैक्यूम करिए। देखिए मैंने ड्राई फिल्टर से भी किया है और वैक्यूम होने के बाद उसको हम काट देंगे। काटने के बाद यहाँ से हम पंच कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ को से अगर जब डालेंगे, हमारा मैनीफोल्ड गेज मीटर एक्चुअल में ख़राब है थोड़ा सा, क्योंकि हमने नाइट्रोजन गैस का प्रेशर डाल दिए थे, इस कारण से वो ख़राब है दोस्तों। तो हम इस सिर्फ वैक्यूम का इस्तेमाल किए हैं इसमें। और मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जब मैं नया लूँगा तो और भी बताऊंगा। उसका डिस्चार्ज प्रेशर भी अपन देखते हैं, यहीं से देखते हैं दोस्तों। और अंदर का तापमान पैन इसी में देखा जाता है दोस्तों। अब इसकी पूरी ब्रेजिंग हो गई, कंप्लीट हो चुका है, हमारा वैक्यूम हो गया। और जब भी अपन कार्य करते हैं तो जिस प्रकार से हमको वजन करके ही गैस डालना है, और वजन करने से हमारे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि हमको पाइप छू के और गैज मेटल का बैक प्रेशर देख के हम बिल्कुल भी कभी सही तरीके से रेफ्रिजरेंट को बराबर हम चार्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक अंदाज़ा होता है और हमको सिस्टम में अंदाजे में काम नहीं करना है। और मैं अब इसको आप दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी सब वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने एक भी वीडियो बिना वेट स्केल के कार्य नहीं किया है दोस्तों। इसमें हम अब चार्ज कर रहे हैं और इसमें जो चार्ज होगा आगे मैं बताऊँगा, और इसमें कितना रेफ्रिजरेंट चार्ज हुआ है। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं कि आप भी सारी गुड प्रैक्टिस में काम करेंगे और सिस्टम को कब ऑन करेंगे, जब रेफ्रिजरेंट चार्ज हो जाता है और उसके वैक्यूम उसका टूटता है, उसके बाद भी सिस्टम को कंप्रेसर को, मशीन को ऑन करिए। अन्यथा ऐसे खाली नहीं स्टार्ट करना है, नहीं तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जैसे देख रहे हैं दोस्तों, 50 ग्राम, 60 ग्राम और 70 ग्राम तक हम इसमें रेफ्रिजरेंट को चार्ज करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम इसको लॉक कर देंगे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और ये इसके हर बहुत सी वीडियो बनाया। लास्ट वीडियो एलजी का भी मैंने इन्वर्टर को ऑन ऑफ में तब्दील करके दिखाया था। तो उसमें मैंने थोड़ी प्रक्रिया दूसरी थी काम करने की, इसमें थोड़ी दूसरी तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तरीका सबका अपना अपना होता है। पर मैं सिस्टमेटिक से काम करने की कोशिश में लगा रहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को बताने की कोशिश में रहता हूँ। तो आप कभी भी सिस्टम को अगर चार्ज करते हैं तो अच्छा वैक्यूम करिए, और अगर आपके पास नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस से ही आप फ्लैशिंग करिए, अन्यथा फ्लैशिंग करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और इस प्रकार से हमने अच्छे से चार्ज कर दिया है। और माइंड मत करिएगा, हमारा मैनीफोल्ड गेज मीटर थोड़ा सा ख़राब है दोस्तों। जब मैं नहलाऊँगा तो उसके बारे में और अच्छी बातों को बताऊँगा। 70 ग्राम हमने रेफ्रिजरेंट को चार्ज किया है दोस्तों, और बहुत अच्छे से रन कर रहा है दोस्तों। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा साउंड प्रॉब्लम नहीं आता, और दूसरा कम से कम रेफ्रिजरेंट जितना होता है चार्ज होता, और इसका अंदर का एवपोरेटर टेम्परेचर बहुत अच्छे से गिरता है दोस्तों, और इसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। हमारे हाथ में है इसका लाइफ को बढ़ाना और घटाना दोस्तों। अगर सारी हम कार्य को अच्छे गुड प्रैक्टिस में अगर काम करेंगे तो हमारा भी नाम होगा दोस्तों, और हम आगे अच्छे से नाम कमाएंगे और अच्छे जगह में हमें होंगे। और ये सारा काम हम कर लिए, और इसका पूरी प्रक्रिया हमने A to Z चेक करने के बाद पूरा कंप्लीट हो चुका है। और हम स्टिकर में इसमें लिख भी दिए हैं R34A 70 ग्राम हमने इसमें चार्ज कर दिया है, और हमने डेट वेट भी डाल दिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये कार्य हमारा सफल हुआ, और आगे मैं और भी वीडियो और बहुत सारी जानकारी को लेके आऊँगा, और हमारे कार्य बहुत अच्छे से हुआ दोस्तों। तो अगर मुझसे अगर छोटी मोटी बातों करने में अगर थोड़ी भी अगर हुई होगी तो क्षमा चाहेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। और जो परिपक्व हो गए हैं इसको कार्य करते तो वो स्किप कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।